एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी गीता और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। राजू के पास एक छोटा सा ठेला था जिस पर वह बिरयानी बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी वजह से राजू जो पैसे कमाता वे गीता की दवाई में ही खर्च हो जाया करते थे। इस कारण घर की स्थिति काफी खराब थी। एक दिन राजू गांव की चौराहे पर बिरयानी बेच रहा था। राजू का दोस्त सोहन भी उसके पास खड़ा था। और सुना राजू, क्या हाल है? कुछ खास नहीं, बस जैसे तैसे करके घर का गुजारा कर रहा हूँ। वे दोनों बातें करने लगते हैं, तभी राजू का बेटा राहुल नंगे पैर दौड़ता हुआ अपने पिता राजू के पास आता है। पिताजी जल्दी चलिए, अचानक माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरे, ये क्या कह रहा है बेटा? सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थी। ठीक है। राजू घबराकर घर की ओर दौड़ता है। घर के अंदर पहुंचते ही वह देखता है कि उसकी पत्नी गीता चारपाई पर बेजान पड़ी होती है। उसके माथे पर गीली पट्टी रखी हुई थी। नहीं गीता, ऐसा मत कह। तू जल्द ठीक हो जाएगी। मैं वैद्य को बुलाता हूँ। राजू दौड़ते हुए गांव के वैद्य के पास जाता है। वैद्य जी राजू के साथ लौटते हैं। राजू, इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसे तुरंत दवाई की ज़रूरत है, लेकिन ये दवाई सिर्फ शहर में मिलेंगी। शहर? लेकिन वहाँ जाने में 4 घंटे लगेंगे और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। राजू, कुछ भी कर, पर देर मत कर। तुझे अपनी पत्नी की जान बचानी है। राजू एक पल भी देरी किए बिना दौड़ता है और अपनी पुरानी बैलगाड़ी में गीता को लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। राहुल भी अपने पिता के साथ बैठ जाता है। गांव की कच्ची सड़क, रास्ते में जंगल और ऊबड़-खाबड़ रास्ता था। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। गीता की सांसें धीमी होती जा रही थीं। राहुल घबराकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ, तुम ठीक हो जाओगे ना? बेटा, तू बहुत बहादुर है। तेरी किस इतने में रास्ते से एक कार गुजरती है, जिसमें राहुल रोने लगता है। अचानक बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। बैल घबराकर रुक जाते हैं। राजू नीचे उतरकर पहिया निकालने की कोशिश करता है। इतने में रास्ते से एक कार गुजरती है, जिसमें एक अमीर सेठ बैठा होता है। राहुल दौड़कर कार के पास जाता है और हाथ जोड़कर विनती करता है। सेठ जी, कृपया मेरी माँ को शहर तक पहुँचा दीजिए। उसकी जान खतरे में है। हाँ हाँ, लेकिन मुझे देर हो रही है। देखो, मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सेठ जी, दया कीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी। सेठ कार लेकर आगे बढ़ जाता है। राजू मायूस होकर बैलगाड़ी को धकेलने की कोशिश करता है। राहुल अपने छोटे छोटे हाथों से गाड़ी को धक्का देने में मदद करता है। दोनों कोशिश करके बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल लेते हैं। फिर वे जल्दी से अस्पताल की ओर बढ़ते हैं। शाम का समय राजू किसी तरह गीता को अस्पताल पहुंचाता है। इसके बाद डॉक्टर जल्दी जल्दी उसका इलाज शुरू करता है। सुनो, इनकी हालत बहुत गंभीर है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें बचाने की। आप यहीं बैठ जाइए। राजू और राहुल डॉक्टर की बात सुनकर हताश हो जाते हैं। डॉक्टर अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। हमें माफ कीजिए, हम उन्हें नहीं बचा सके। दोनों जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। राहुल की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। माँ, तुमने कहा था मैं बहादुर बनूंगा, लेकिन मैं तो तुम्हें बचा ही नहीं सका। राजू बेटे को गले लगाकर रोने लगता है। इसके बाद में गीता को लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं।
जब वे गांव पहुंचते हैं तभी गांव वाले कुछ सालों बाद गीता की मृत्यु के बाद राजू माँ, मैं बड़ा होकर गरीब के लिए कुछ करूँगा। जो लोग अमीर होकर गरीबों को ठुकरा देते हैं, मैं उनके लिए इंसाफ करूँगा। गांव के बड़े बुजुर्ग राहुल की बात सुनकर उसे गले लगाते हैं। राहुल की आंखों में माँ की यादें और संघर्ष का संकल्प साफ दिखाई देता है। कुछ सालों बाद गीता की मृत्यु के बाद राजू टूट चुका था। उसने खेला अपने दोस्त सोहन को बेच दिया था, लेकिन अब खेतों में मेहनत करते करते उसकी कमर झुक गई थी। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। राहुल अब 18 साल का हो चुका था। वो भी पिता के साथ खेतों में काम करने लगा था। बारिश हो रही थी, लेकिन दोनों कीचड़ में भी काम कर रहे थे। राजू हल चला रहा था। राहुल भी उसके साथ खेत में लगा हुआ था। बेटा, थोड़ा आराम कर ले, तुझे ठंड लग जाएगी। नहीं पिताजी, मुझे काम पूरा करना है। आपने कहा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राजू बेटे को गर्व से देखता है। राहुल का हौसला देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी बारिश रुक जाती है। इतने में गांव का साहूकार मनोज सेठ खेत पर आ जाता है। उसके साथ उसके गुंडे भी थे। ओए राजू, कर्ज की किस्त का क्या हुआ? अभी तक पैसे नहीं दिए? सेठ जी, बस 1 महीने का और समय दे दीजिए। फसल कटने पर सब चुका दूंगा। बस बहुत हो गया तेरा नाटक। अब मैं तेरी जमीन अपने नाम लिखवाऊंगा। सेठ गुंडों को इशारा करता है। गुंडे राजू को जमीन पर धक्का दे देता है। राहुल ये सब देखकर गुस्से से तिलमिला उठता है। वो सेठ के सामने खड़ा हो जाता है। सेठ, तुम मेरे पिता को हाथ मत लगाना। अबे छोटू, तो मुझे धमकी देगा? चल भाग यहाँ से। सेठ राहुल को धक्का देता है। राहुल गिर जाता है, लेकिन तुरंत उठकर फिर से सेठ के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों होते हैं। मैं तुम्हें अपनी जमीन नहीं लेने दूंगा। तभी गांव का मुखिया वहां से गुजर रहा होता है। वो ये सब देखकर वहां पहुंचता है। मनोज, ये तुम क्या कर रहे हो? मुखिया जी, मैं तो इनसे अपना कर्ज लेने के लिए आया हूँ। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा कर्ज लेने का? इस प्रकार लोगों को मारकर कर्ज लिया जाता है। मुखिया जी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर आप ही बताइए, 2 साल हो गए इसने आज तक मेरा कर्ज देने का नाम नहीं लिया। मुखिया जी, मुझे बस अपना उधार चाहिए। मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मैं किन परिस्थितियों से गुजरा हूँ। मैंने सेठ मनोज का कर्ज देने से कभी मना नहीं किया। बस मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं जल्द ही कर्ज चुका दूंगा। मैं तुम्हें 6 महीने का और समय दिलवाऊं। 6 महीने के अंदर मनोज का कर्ज चुका देना। ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज सेठ मुखिया किस प्रकार विरोध करने से डर जाता है, इसलिए वे गुस्से में गुनगुनाता हुआ वह चला जाता है। रात का समय। राजू और राहुल घर के अंदर बैठा था, बस चुपचाप अपनी माता का फोटो देख रहा था। बेटा, मैं तुझे पढ़ाना चाहता था, लेकिन हालत ठीक नहीं था। नहीं पिताजी, मैं पढ़ूंगा और इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि किसी गरीब को कभी किसी सेठ से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। राजू बेटे को देखकर भावुक हो जाता है। राहुल अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर हाथ जोड़, माँ, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने पिता का सहारा बन सकूं। राहुल उसी रात पढ़ाई करने का संकल्प लेता है। वो दिन में खेतों में काम करता और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी आंखों में एक सपना था। एक दिन राजू खेत में काम कर रहा होता है। काम करते करते अचानक वो जमीन पर गिर जाता है। राहुल दौड़कर अपने पिता के पास आता है।
राजू का शरीर बुरी तरह कांप रहा होता है। पिताजी, क्या हुआ आपको? राजू की आंखें बंद हो रही थीं। राहुल उसे उठाकर डॉक्टर की दुकान की ओर दौड़ता है। डॉक्टर जांच करते हैं। तुम्हारे पिता को फेफड़ों की बीमारी हो गई है। इन्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन इसमें थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। राहुल की आंखों में चिंता छा जाती है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर साहब, ये लीजिए कुछ पैसे, बाकी मैं जल्दी ही चुका दूंगा। वो गांव में छोटे मोटे काम करने लगा। उसने लोगों के खेतों में काम किया, जंगल से लकड़ियां काटकर बेचीं और पानी भरकर पैसे कमाए। कुछ ही दिनों में राहुल ने इलाज के लिए पैसे जुटा लिए। उसने पिता का इलाज करवाया, जिससे राजू की हालत थोड़ी सुधर गई। एक दिन राहुल मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन हौसला बरकरार था। भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने पिता को खुशहाल जीवन दे सकूं और हर गरीब को इंसाफ दिला सकूं। वो खुद से वादा करता है कि वो पढ़ाई के जरिए अपनी जिंदगी सुधारे। उसकी आंखों में माँ का सपना और पिता के लिए सम्मान साफ झलक रहा था। अगली सुबह राहुल कुदाल से खेत में मिट्टी खोद रहा था। उसके हाथ में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन उसने काम बंद नहीं किया। राजू उसे देखता है और दुखी हो जाता है। बेटा, अब बस कर, तेरा शरीर थक जाएगा। नहीं पिताजी, मुझे काम पूरा करना है। माँ कहा करती थी कि मेहनत से ही किस्मत बदलती है। इतने में गांव का साहूकार मनोज सेठ फिर से आता है। वो अपनी बड़ी गाड़ी में बैठा होता है और साथ में 2 गुंडे भी होते। ओ राजू, अब तेरा कर्ज बहुत बढ़ गया है। अगर निश्चित समय तक पैसे नहीं चुकाए तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। राजू कुछ नहीं कहता। उसका सिर झुक जाता है। राहुल ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है। सेठ, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे पैसे चुका देंगे। हाँ हाँ हाँ, तू क्या पैसे चुकाएगा रे भिखारी? पहले अपनी हालत देख। सेठ के लगाते हुए चला जाता है। राहुल मुट्ठी भींचकर कसम खाता है। पिताजी, अब वक्त आ गया है कि मैं शहर जाकर कुछ बड़ा करूं। मैं वादा करता हूं कि आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। बेटा, शहर बहुत बड़ा है, वहां तेरा कोई नहीं है। वहां तुझे कौन संभालेगा? पिताजी, आपने मुझे सिखाया है कि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। राहुल उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। फिर वहां एक छोटी सी पोटली लेकर बस स्टॉप पर पहुंचता है। इसके बाद वह बैठ जाता है। बस धीरे धीरे गांव से दूर चली जाती है। राजू दूर तक बस को जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। राहुल बस से उतरता है। शहर में पहुंचकर उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसे गांव की ताजगी याद आती है, लेकिन वह अपने कदम आगे बढ़ाता है। राहुल एक कारखाने के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पेट में भूख लगी थी, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। वह कारखाने के मालिक से काम मांगता है। मालिक जी, मुझे काम चाहिए। मैं कुछ भी कर लूंगा, बस रहने और खाने की जगह मिल जाए। सुनो, यहाँ कई लोग काम मांगने आते हैं, पर 2 दिन में भाग जाते हैं। तुझ पर भरोसा कैसे करूं? मालिक जी, मुझे एक मौका दीजिए। मैं मेहनत से काम करूंगा। मालिक राहुल को काम दे देता है। राहुल बिना किसी शिकायत के मेहनत से काम करता है। वो भारी बक्से ढोने लगता है। अगली सुबह कारखाने का मैनेजर राहुल को काम करते हुए देखता है। वो उसके ऊपर बिना किसी गलती के गुस्सा निकाल। ओए लड़के, इतनी धीरे धीरे काम कर रहा है, जरा जल्दी कर। काम चोरों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। राहुल बिना कुछ कहे तेजी से सामान ढोने लगता है। वो थका हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राहुल दिन में काम करता और रात में किताबें पढ़ता। उसकी आंखों में पढ़ाई का जुनून सवार था। रात का समय राहुल एक छोटी सी झुकी में रहता। मुझे मेहनत करनी ही होगी।
पिताजी का सपना पूरा करना है। भगवान मुझे हिम्मत देना ताकि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर सकूं। राहुल के कपड़े पुराने हो गए थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। कई सालों की मेहनत के बाद अर्जुन एक बड़ी सरकारी नौकरी की परीक्षा देकर मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा होता है। भगवान मुझे हिम्मत देना ताकि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर सकूं। कुछ दिन बाद राहुल अपनी झोप के बाहर बैठा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं क्योंकि वो रात भर जागकर तैयारी करता था। तभी एक डाकिया उसके पास आता है और उसे एक लिफाफा देता है। वो कांपते हाथों से लिफाफा खोलता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। राहुल का उस नौकरी में सिलेक्शन हो गया था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। वाह, मैंने कर दिखाया। पिताजी का सपना पूरा हो गया। वो खुशी में फूट फूट कर रोने लगता है। 2 महीने बाद राहुल बड़ी गाड़ी में बैठकर गांव लौटता है। वो अब एक सरकारी अधिकारी बन चुका था। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। राजू, जो अब बूढ़ा हो गया था, बेटे को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाता। बेटा, तू सच में मेरा राहुल है। तूने अपना वादा पूरा कर दिया। नाव वाले राहुल की सफलता से बहुत खुश थे। मनोज सेठ, जो कभी राहुल का अपमान करता था, अब उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। राहुल बाबू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। माफ करना तो इंसानियत का धर्म है, लेकिन गरीबों का अपमान मत कर। धनराज नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही लालची था। किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। देखो पिंटू, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सच कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजा तो हूं ही मैं। बेवकूफ को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूं कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूं। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास रामू नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम रामू है और मैं पास के गांव सूरजपुर में रहता हूँ। ठीक है रामू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है? शर्त ये है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी, उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद रामू वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूं। उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। रामू किसान दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल उगकर तैयार हो जाती है। रामू अब अपनी उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुआ है। अगर आधी जमींदार भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आ ही जाएगा। रामू की उगाई हुई फसल की खबर सेठ धनराज के कानों तक पहुंचती है। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज रामू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो रामू की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में?
ये तो बहुत अच्छी खबर है कि रामू आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे रामू, अरे रामू, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे यार, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहां मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस पर। ज्यादा मत बोल रामू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं चलूं यहां से। मुझे और भी काफी काम है। ये कहकर सेठ रामू से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल रामू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर रामू मायूस हो जाता है। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? रामू इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद रामू का बेटा लखन, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नज़ारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ये हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ धनराज जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल सेठ खुस्मत जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की ये स्थिति सुनकर लखन बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और उस लालची सेठ धनराज को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन लखन सेठ धनराज के घर पहुंच जाता है। कहो लखन, क्या बात है? सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है? अब तुम खेती करोगे? जाओ भी। अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है बच्चे। पढ़े लिखे लड़के खेती के नाम पर गधे साबित होते हैं। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन हूं तो किसान का बेटा ही ना। खेती किसानी मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूं। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है? सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगारी तो घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। तो बच्चा है, इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूं जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। अच्छा लखन, सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ऐसा ही होगा। अगले दिन से लखन खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। लखन ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की वो फसल बहुत ही अच्छी हुई। अब लखन खेत से आलू निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही सेठ धनराज लखन के पास पहुंच जाता है। अरे लखन, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा।
और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। ये धान का फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने आलू लगाया है? हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार आलू की फसल लगा लेता हूँ। अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तुम ले रहे हो? आप ही की शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था, और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह लखन ने चालाकी दिखाते हुए लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गया और घास फूस उस सेठ के हिस्से छोड़ आया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये किसान का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे। इस बार तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद लखन दोबारा सेठ के घर आता है। कैसे हो सेठ जी? तुम्हें आपकी जमीन ठेके पर चाहिए सेठ जी। ठीक है, तुम मेरी इस बार की शर्त भी सुन ले लड़के। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बोलो, मेरी ये शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी। इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह लखन से बात करने के बाद घर आ जाता है और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। लखन इस बार गेहूं की फसल लगाता है और कुछ दिनों बाद फसल काफी अच्छी उगाती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब लहरा रही है। मजा आ गया। आने दो अब उस लज्जत सेठ को, फिर मजा चखाऊं। कुछ दिन के बाद सेठ लखन के पास आता है। जैसे ही सेठ गेहूं के खेत पर पहुंचा, उसका दिमाग चकराना शुरू हो गया। अरे ये क्या, इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़का जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह लखन ने अपनी होशियारी से सेठ धनराज को दोबारा बेवकूफ बना दिया और सेठ एक बार फिर से धोखा खाकर आग बबूला हो गया। सो गाइस, अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को इसी तरह से और भी स्टोरियाँ चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और किस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को स्टोरी चाहिए। सो प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को स्टोरी कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो स्टोरी तो एक बार चैनल को लाइक। सो गाइस, अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को इसी तरह से और भी स्टोरियाँ चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और किस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को स्टोरी चाहिए। सो प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को स्टोरी कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो स्टोरी तो एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।